गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 3 रणथंभौर की यात्रा पाठ पढ़ रहे थे। अब आगे है। हम बातों ही बातों में गणेश धाम तिराहे पर कब पहुंच गए पता ही नहीं चला। सच पूछो तो इसके दो कारण थे। एक तो रणथंभौर के प्रति हमारी उत्सुकता और दूसरी ओर बच्चों द्वारा पूछे जा रहे प्रश्न। जब यात्रा में हम चल रहे थे तो बच्चे नए नए क्वेश्चन पूछ रहे थे, प्रश्न पूछ रहे थे। वैसे तो रणथंभौर की हरितिमा सवाई माधोपुर नगर से निकलते ही प्रारंभ हो जाती है। हरितिमा यानी हरियाली। लेकिन गणेश धाम तिराहे के पश्चात घने जंगल की शुरुआत होती है। हमने साथ में एक गाइड भी लिया था जो हमें नई नई जानकारी दे रहा था। मेरी बेटी शिवांगी ने गाइड से बातों ही बातों में जानकारी ली। शिवांगी, भैया यहाँ पानी कहाँ से आ रहा है? गाइड, पहाड़ों के ऊपरी छोर पर एकत्र पानी बहकर झरने के रूप में आ रहा है। शिवांगी, भैया यह अभयारण्य क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है? गाइड बताता है, पूर्व में रणथंभौर बाघ आरक्षित क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 1334.6 वर्ग किलोमीटर था। बाघों की बढ़ती संख्या एवं बाघों के परस्पर टकराव होने की आशंका के कारण इस अभयारण्य क्षेत्र को 1700 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ाया गया है। शिवांगी, बाघों की बढ़ती संख्या, बाघों के परस्पर टकराव से क्या तात्पर्य है? गाइड, पूर्व में बाघों का शिकार होने के कारण बाघों की संख्या घट गई थी। बाघों के शिकार बहुत ज़्यादा हो रहे थे जिससे बाघों की संख्या घट गई थी। केंद्र व राज्य सरकार के प्रयासों से बाघों के शिकार पर रोक लगी और बाघों की संख्या तेज़ी से बढ़ने लग गई। बाघ अपना एक निर्धारित क्षेत्र बनाते थे जिसका क्षेत्रफल लगभग 2 वर्ग किलोमीटर होता है। उस क्षेत्र में दूसरे बाघ के प्रवेश करने पर उसमें टकराव की स्थिति बन जाती है। गाइड, शिवांगी पूछती है कि इस क्षेत्र में लगभग कितने बाघ होंगे? गाइड बताता है कि वर्तमान में यहाँ लगभग 55 से 60 बाघ हैं। इस प्रकार बातें करते हुए और रणथंभौर की छटा को निहारते हुए हम रणथंभौर बाघ अभयारण्य के मुख्य प्रवेश द्वार पर जा पहुँचे। प्रातः 7 बजे ज्यों ही मुख्य द्वार खुला, हमारा कैंटर सघन वन क्षेत्र में आगे बढ़ा। बीच बीच में पड़ने वाले झरने और नाले मोहक दृश्य उपस्थित कर रहे थे। जैसे जैसे गाड़ियां आगे बढ़ती जाती थी, हमारी उत्सुकता भी वैसे वैसे बढ़ती जा रही थी। धोख के सघन झाड़ीदार वन बाघों के लिए अच्छी आश्रय स्थली है। बाघों के लिए रहने का निवास सबसे अच्छा है। बाघ खुले में रहना कम पसंद करते हैं। सबसे पहले हम मलिक तालाब पर पहुँचे। तालाब के किनारे हिरणों का झुंड दिखाई दिया। हिरणों के झुंड में छोटे छोटे हिरण छोने भी थे। सुनहरी त्वचा पर चकते और अजीब से श्रृंगों वाले हिरणों के झुंड। जो ही हमारी गाड़ी उनके पास पहुंची, वे चौकड़ियाँ भरने लगे। ऐसा अद्भुत नज़ारा पहले कभी नहीं देखा था। मैंने उत्सुकतावश बच्चों की ओर देखा तो बच्चे हिरणों के चित्र कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। गाइड ने हिरणों की जानकारी देते हुए कहा कि इन हिरणों को चीतल कहते हैं। गाइड के निर्देश पर गाड़ी के दाहिने ओर सीधी तरफ बढ़ाया गया। रास्ता उबड़ खाबड़ था। गाड़ियों की कूदा फांदी और ऊपर नीचे की चाल ने सभी को हिलाकर रख दिया। रास्ता आड़ा टेढ़ा था। लगभग 500 मीटर आगे चलने पर एक तालाब दिखाई दिया। उस तालाब में तैरते मगरमच्छों को देखकर बच्चों का मन गदगद हो गया। इस तालाब पर विचरण करते सांबर, नीलगाय आदि वन्य प्राणी भी देखे। साथ ही विभिन्न प्रकार के पक्षियों की कलरव ध्वनि भी मनमोहक थी। गाइड ने बताया कि इन पक्षियों की चहचहाहट से
यह पता लग जाता है कि बाघ किन क्षेत्रों में दिखाई दे सकता है। गाइड ने बताया कि सबसे प्रमुख आवाज़ कोल बंदर की मानी जाती है। जब बाघ उस क्षेत्र में आने वाला होता है तो बंदर अजीब प्रकार की आवाज़ निकालकर सभी को बचेत कर देता है, यानी सावधान कर देता है। आज ये पाठ हम यहीं तक पढ़ाएंगे। आपको HW में क्वेश्चन आंसर देंगे, आपको HW में करना है। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।